भारत के सबसे लेजेंडरी जासूसों में से एक अजीत डोभाल। आज हम उनकी कहानी में उतरेंगे और यकीन मानिए, उनकी जिंदगी किसी भी थ्रिलर फिल्म से कहीं ज्यादा रोमांचक है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 1980s के दशक के लाहौर से। एक ऐसी जगह जहां एक गलत जवाब का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत था। साल था 1980 के आसपास का। शहर था लाहौर। एक भारतीय जासूस अंडरकवर रह रहा था। मस्जिद से नमाज पढ़कर निकला ही था कि एक बूढ़े मौलाना ने उसे रोककर सीधा सवाल पूछ लिया, क्या तुम हिंदू हो? बस इतना सुनते ही उस शख्स का दिल बैठ गया। उसे लगा बस आज खेल खत्म। मौलाना उसे एक कमरे में ले गया और बोला, तुम्हारे कान छिदे हुए हैं। पाकिस्तान में मुस्लिम मर्द कान नहीं छिदवाते। अब सोचिए, पकड़े जाने का डर तो था, लेकिन चेहरे पर शिकन तक नहीं आने दी। बड़े ठंडे दिमाग से जवाब दिया, मैं बचपन में हिंदू था, बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। और तभी वो मौलाना मुस्कुराया। उसने अपनी अलमारी खोली और अंदर अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां थीं। उस मौलाना ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह हूं, एक हिंदू। तुम अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा लो, वरना किसी दिन पकड़े जाओगे। ये थे अजीत डोभाल, मौत को हर पल चकमा देते हुए भारत के लिए जासूसी कर रहे थे। तो आखिर कौन थे ये शख्स जिन्हें आज भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है? इनकी शुरुआत कहां से हुई? अजीत डोभाल की कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से। पिता मेजर गुणानंद डोभाल सेना में थे, तो अनुशासन तो मानो खून में ही था। पढ़ाई अजमेर मिलिट्री स्कूल से की, फिर आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया, वो भी गोल्ड मेडल के साथ। और फिर 1968 में अपने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करके सिर्फ 22 साल की उम्र में केरल कैडर के आईपीएस अधिकारी बन गए। दिसंबर 1971 केरल का थलसेरी शहर सांप्रदायिक दंगों की आग में जल रहा था। जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह फेल हो गया, तब इस युवा आईपीएस अफसर को वहां भेजा गया। डोभाल ने कुछ अलग ही किया। वो बिना हथियार लिए दोनों लड़ने वाले गुटों के बीच गए, उनसे बात की और नतीजा, बिना एक भी गोली चलाए उन्होंने दंगे शांत करा दिए। दिल्ली में बैठे लोगों ने इस अनोखे टैलेंट को तुरंत पहचान लिया और 1972 में उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में बुला लिया गया। इंटेलिजेंस का काम सिर्फ जासूसी करना ही नहीं होता, बल्कि कभी-कभी ये शांति कायम करने का सबसे बड़ा हथियार भी बन जाता है। 70 के दशक में मिजोरम बगावत की आग में जल रहा था। डोभाल वहां विद्रोहियों के बीच पहुंचे, उनके साथ रहे, उनका भरोसा जीता और 7 में से 6 टॉप कमांडरों को अपने पाले में कर लिया। इसके बाद उनके लीडर लाल डेंगा के पास शांति समझौते के लिए आने के अलावा कोई और चारा ही नहीं बचा। और फिर सिक्किम की बारी आई। 1975 में सिक्किम का भारत में विलय एक बहुत ही नाजुक मिशन था, जिसे डोभाल ने अपनी जबरदस्त ग्राउंड इंटेलिजेंस से मुमकिन बनाया। सोचिए, सिर्फ 7 साल के सर्विस में उन्हें प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिल गया, एक ऐसा सम्मान जो आमतौर पर कम से कम 14 साल की सर्विस के बाद मिलता है। अब जरा उनके कुछ सबसे डेयरिंग, सबसे खतरनाक अंडरकवर ऑपरेशंस की बात करते हैं। साल था 1988। स्वर्ण मंदिर में आतंकी छिपे हुए थे। डोभाल एक रिक्शावाला बनकर अंदर घुस गए। उन्होंने खुद को एक आईएसआई एजेंट बताया और आतंकियों का भरोसा जीत लिया। इससे हुआ ये कि उन्हें आतंकियों के हथियारों की बिल्कुल सटीक लोकेशन मिल गई। तो जब एनएसजी ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया, तो उनके पास हर कमरे की, हर आतंकी की पक्की जानकारी थी। और फिर एक और मिशन, बिल्कुल अलग। पाकिस्तान उस वक्त छिपकर न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था। डोभाल पाकिस्तान पहुंचे और कहूटा न्यूक्लियर प्लांट के बाहर एक भिखारी का भेष धर लिया। उनका काम नाई की दुकान से उन वैज्ञानिकों के बालों के सैंपल इकट्ठा करना जो प्लांट में काम करते थे। इन बालों को भारत भेजा गया और जब लैब में टेस्ट हुआ तो उनमें रेडिएशन और वेपन्स ग्रेड यूरेनियम के अंश मिले। ये वो पक्का सबूत था जिसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कई साल पीछे धकेल दिया। स्वर्ण मंदिर में दिखाई गई इसी बहादुरी के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान पाने वाले वो पहले पुलिस अफसर थे, क्योंकि इससे पहले ये सिर्फ मिलिट्री के जवानों को ही दिया जाता था। पर जानते हैं, कभी-कभी जिंदगी में सबसे बड़ी सीख नाकामियों से ही मिलती है। साल 1999 कांधार हाईजैक। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक कर लिया गया था और इस संकट में मुख्य वार्ताकार यानी चीफ नेगोशिएटर थे अजीत डोभाल। डोभाल और उनकी टीम ने बातचीत करके हाईजैकर्स की मांगों को काफी कम तो करवा लिया, लेकिन आखिर में यात्रियों की जान बचाने के लिए भारत को मसूद अजहर समेत 3 खूंखार आतंकवादियों को रिहा करना ही पड़ा।
कहते हैं उस दिन डोभाल ने ये तय कर लिया था कि भारत फिर कभी इतना मजबूर और लाचार महसूस नहीं करेगा। शायद इसी सोच ने भविष्य में होने वाली सर्जिकल स्ट्राइक्स की नींव रखी थी। कांधार से मिले उस सबक ने भारत की पूरी सुरक्षा नीति को एक नई आक्रामक दिशा दी। और फिर 2014 में अजीत डोभाल भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने। इसके बाद का इतिहास तो हम सब जानते हैं। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक और अनुच्छेद 370 को हटाना, इन सभी बड़े और साहसी मिशन के पीछे मास्टरमाइंड अजीत डोभाल ही थे। उन्होंने भारत की पॉलिसी को साफ कर दिया, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ा तो घर में घुसकर हिसाब बराबर करेंगे। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अजीत डोभाल की ये ऑफेंसिव डिफेंस की नीति, क्या यही भारत की सुरक्षा का भविष्य है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले कई सालों तक भारत की विदेश और सुरक्षा नीति को दिशा देता रहेगा।